ठीक है, वो क्या करता है, अ, जो कंटेंट लिखना था वो डेटा फाइल में लिख देगा, जो जो ट्रांजेक्शन कैंसिल करना है उसको कैंसिल कर देगा। तब जाके सारा डेटा फाइल कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तब जाके डीबी तुम्हारा फाइनली ओपन होगा। इसी प्रोसेस को इंस्टेंस रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक चीज दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोग गेस करो, अभी हम लोग का डेटाबेस डाउन हुआ तो ये नॉर्मल डाउन था या इंस्टेंस क्रैश था? क्रैश था। क्रैश था। दैट मीन्स अगली बार जब हम डेटाबेस स्टार्ट करेंगे तो पक्का ओरेकल को रिकवरी करना पड़ेगा, करेक्ट? यस। क्या क्या हम ये होते हुए देख सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। डेटाबेस का अलर्ट लॉग कहाँ होता है? ओरेकल बेस में होता है। ओरेकल बेस। ठीक। यहाँ जाएंगे तो एक डायग नाम का फोल्डर मिलेगा। ये है डायग। इसके अंदर जाएंगे तो RDBMS नाम का फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर जाएंगे तो डेटाबेस का नाम का फोल्डर मिलेगा। क्या हो गया, गलत पेस्ट किए। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे फिर से वही नाम मिलेगा। ठीक, इसके अंदर ट्रेस नाम का फोल्डर होता है। इसके अंदर डेटाबेस का सारा अलर्ट लॉग होता है। ठीक है, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट लॉग। अलर्ट लॉग का फॉर्मेट होता है अलर्ट अंडरस्कोर, जो भी डेटाबेस का नाम है, डॉट लॉग। तो इसमें मल्टीपल लॉग हो सकता है अगर इस सर्वर में एक से ज्यादा डेटाबेस इंस्टेंस है तो, अगर वो सेम होम से चल रहा है तो, है ना? तो मेरे एक ही है तो इसलिए एक लॉग। ठीक है, अगर इसका कंटेंट अगर हम टेल करें, टेल से क्या होता है, नीचे का लाइन दिखाता है ना? तो यहाँ हम देख पाएंगे, यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा कि ऑरेकल टर्मिनेट हुआ करके। लिखा रहा है ना, टर्मिनेटिंग द इंस्टेंस ड्यू टू एरर, ये इंस्टेंस टर्मिनेटेड बाय प्रोसेस। कोई ये PID कोई यूजर था जो टर्मिनेट मार दिया, है ना? एबनॉर्मल इंस्टेंस टर्मिनेशन। यहाँ से देख के पता लग गया कि इंस्टेंस टर्मिनेट हुआ है। ठीक। अब लिनक्स में कमांड है। अगर हमको बार बार इस फाइल का लास्ट कंटेंट देखना है तो क्या हम बार बार टेल कमांड चलाते रहेंगे? हमको एकदम रियल टाइम में देखना है इसमें क्या एंट्री हो रहा है तो उसके लिए है, इसी में F अगर लगा देंगे ना, 100F टेल वाले कमांड में, तो ये लगातार उस फाइल को पढ़ता रहेगा। देखो ये बाहर नहीं आया टर्मिनल में, है ना? ये बाहर देखो नहीं आ रहा, ये लगातार इस फाइल को पढ़ रहा है। अब चलो हम डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया? अच्छा, कनेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ लॉग में लिखाना शुरू हुआ है। रियल टाइम में हम लोग लॉग मॉनिटर कर सकते हैं। क्या क्या अन्नू भाई, प्रोसेस देखिए। हाँ, ये जो आप बताए थे एक बार, जैसे वॉच एंड करके भी हम लोग देखते हैं, उससे भी ये हो जाएगा क्या? उससे भी हो जाएगा। बट वॉच एन से क्या होगा ना, वो सेम हम्म। कमांड बार बार चलेगा, यानी टेल हाइफन 100 किए तो बार बार वो ना 100 लाइन बार बार प्रिंट करेगा, भले उस रिफ्रेश लाइन होता में कोई रहेगा। चेंजेस हो ना हो। लेकिन यहाँ अच्छा पे क्या अच्छा। होगा, केवल नया नया लाइन ही प्रिंट होगा। हम्म। है ना? देखिए मेरा डेटाबेस अप हो गया है। यहाँ ढूंढिए, कहीं ना कहीं रिकवरी हुआ होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा। चलिए वो कीवर्ड ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं रिकवरी हुआ होगा। ये देखिए। वो तो भैया कंप्लीटेड क्रैश रिकवरी एट थ्रेड 1 लिखा हुआ। है ना? देखिए ये रिकवरी कहाँ से किया, रीडू लॉग फाइल से किया। ये रीडू कौन सा फाइल है? ये वही रीडू लॉग फाइल है जिसमें LGWR हर 3 सेकंड में 1 MB होने के बाद, कमिट के बाद फाइल लिखते रहता है मेमोरी से। ठीक है, कितना रीडू रिकवर किया? 5.31 MB। जो कि मेरा एक छोटा डेटाबेस है इसीलिए इतना हुआ, इसीलिए मेरा डेटाबेस तुरंत स्टार्ट हो गया। अगर जैसे हम लोग यहाँ पे कंपनी में स्टार्ट करते हैं ना तो डेटाबेस को स्टार्ट होने में 8 मिनट 9 मिनट लगता है। तो जितना बड़ा डेटाबेस होगा उसको स्टार्ट होने में लमसम थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है।
ठीक है, नहीं तो यार, हम लोग तो इससे वैलिडेट कर जैसे लिए कि रीडो हम्म, रीडो लॉग फाइल जहाँ राइट हो रहा है वो भी तो दिखाता होगा कहीं ना ऐसे। रीड लॉग फाइल जहाँ राइट हो रहा है, हाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं। जब रीड लॉग फाइल का हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे ना, वहाँ दिखाएंगे वो कैसे दिखता है कि कहाँ लिख रहा है। ठीक है, ठीक है भैया। कि, कितना टेबल स्पेस है, और कल किस टेबल स्पेस का फाइल कहाँ बनाया है, किस फाइल में लिख रहा है, वो पता चल जाता है। ठीक है, तो इंस्टेंस रिकवरी में कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ से दिख जाता है ना अलर्ट लॉग से। ठीक है, अगर हमको अलर्ट लॉग का पाथ नहीं पता है, सपोज जैसे हमको याद था तो हम ऐसे ऐसे पाथ में गए, करेक्ट, हो सकता है शुरू शुरू में हमको ना याद हो, है ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक कमांड होता है, शो पैरामीटर डायक अंडरस्कोर डेस्ट नाम का कुछ होता है। तो इसमें देखिए डायग्नोस्टिक डेस्ट नाम का पैरामीटर है, इसमें जो पाथ होता है, इसी पाथ के अंदर डायग वाला फोल्डर होता है। जब चेक करें तो देखिएगा डायग वाला फोल्डर इसी पाथ के अंदर है ना, इसी पाथ के अंदर। ठीक है, दूसरा चीज, हम एकदम सटीक वो लोकेशन जान सकते हैं जहां मेरा लॉग बन रहा है, एकदम सटीक, हमको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे दिखेगा, सेलेक्ट ट्रेस फाइल फ्रॉम भी डॉलर प्रोसेस वेयर रो नम इक्वल टू 1, एकदम सटीक पाथ दे देगा। नोटिस कीजिए हम लोग इसी पाथ में ना, ट्रेस वाले में, चेक कर लेते हैं, है सेम पाथ है ना। यहाँ ये एक शॉर्टकट है, यहाँ से सिंपल पाथ उठाओ, यहाँ पेस्ट करना है, हम आ गए, बस यहाँ पे लॉग दिख जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक है, भैया ये हर बार काम करेगा ट्रेस फाइल वाला? हर बार काम करेगा, बस डीबी ठीक। चालू रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज है, आगे आते हैं प्रोसेस पे, क्या करते हैं। ठीक है, प्रीमोन क्या है, प्रोसेस मॉनिटर है। ठीक है, जैसे ही नाम ही लग रहा है प्रोसेस मॉनिटर, यानी जितना सेशन बनेगा उसका कोई ना कोई प्रोसेस चलेगा, तो वो प्रोसेस कोई मॉनिटर करता है। अगर किसी सेशन का लिमिट डिफाइन है कि 5 ही सेशन बना पाए, उससे ज्यादा ना बना पाए, या 5 ही मिनट वो कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो ये सारा मॉनिटरिंग का काम पीमोन का ही है। ठीक है, सीकेपीटी क्या करता है, चेक पॉइंट प्रोसेस, ये एश्योर करता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में सारा डेटा फाइल का कंटेंट कंसिस्टेंट हो। ये- यानी अगर 11:01 में डेटा फाइल 1 का हेडर में 4 लिखा हुआ है, तो सारे फाइल का हेडर में 4 ही लिखा होना चाहिए। किसी एक का भी अगर हेडर का कंटेंट अलग है, तो चेक पॉइंट जब हम करेंगे वो मैच कर जाएगा बाकी डेटा फाइल से। यही चेक पॉइंट का काम है। दूसरा चीज ये क्या करता है, जैसे ही हम चेक पॉइंट मारते हैं, जो भी डेटा मेरा बफर में है यानी मेमोरी में है, वो उसके अपने डेटा फाइल में फ्लश हो जाता है। फायदा क्या होता है, अगली बार जब डीबी गलती से डाउन होगा, तो अब करते समय रिकवरी में टाइम कम लगेगा, है ना। इसीलिए डीबी डाउन करने के पहले हम लोग लॉक फाइल स्विच और एक बार चेक पॉइंट मैनुअली कर लेते हैं। भैया एक बार फिर से बताइए ना चेक पॉइंटर क्या, फिर से। चेक चेक पॉइंटर क्या करता है, ये एश्योर करता है किसी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे सारा डेटा फाइल कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट माने क्या, सबके अंदर का हेडर सेम लेवल पे है कि नहीं। हर डेटा फाइल का अपना एक हेडर होता है। जैसे कोई MP3 फाइल है, तो कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि वो MP3 फाइल है, तो हर एक फाइल का अपना एक हेडर होता है। किसी फाइल का कंटेंट का शुरुआते होता है हेडर से, हेडर में डिटेल होता है, कैसा फाइल है, फाइल के अंदर कैसा डेटा है, किस ब्लॉक से लेके किस ब्लॉक तक डेटा है, किस ब्लॉक से लेके किस ब्लॉक तक डेटा खाली है। कंप्यूटर उसी हेडर को पढ़ के डिसाइड करता है कि ये कैसा फाइल होने वाला है। तो वैसा ही कुछ ओरेकल का डेटा फाइल भी है, उसके हेडर में डिटेल होता है, ये डेटा फाइल किस टेबल स्पेस का हिस्सा है,
इसके अंदर कितना डेटा है, कब तक का डेटा है, लास्ट कब मॉडिफाई हुआ था, लास्ट कब इसमें इंसर्ट हुआ था, ये सारा डिटेल डेटा फाइल के हेडर में होता है। तो चेक पॉइंट उसी हेडर को सारा डेटा फाइल में एक समान मेंटेन करता है। अगर किसी भी डेटा फाइल का हेडर बाकी डेटा फाइल के हेडर से मैच नहीं करता है तो मेरा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है ना। और चेक पॉइंट तो भैया जैसे ही सबसे करते वो हैं वो कंसिस्टेंट हो जाता है। सबसे वो मैच कैसे करेगा सब, मतलब एक ही होना चाहिए। हाँ, अगर जैसे मान लो कुछ जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो इस पहले वाले डेटा फाइल में जा रहा है, बाकी में जा ही नहीं रहा। ठीक, तो दिमाग में ये आ सकता है कि अगर वैसा है तो बस यही मॉडिफाई हो रहा है, बाकी तो का हेडर में तो कोई अपडेट नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर वैसा भी केस होता है तो भी ओरेकल सारे के हेडर को उसमें टाइम तो चेंज करेगा ना, कि इस टाइम में इस डेटा फाइल का हेडर का ये स्टेटस है, इस टाइम में ये है, भले अंदर का कंटेंट ना चेंज करे। अगर नहीं भी चेंज हुआ है तो वो भी तो अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है कि 11 बजे इसमें चेंज हुआ, 11 बजे इन दोनों में चेंज नहीं हुआ, ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं चेंज हुआ। हम्म। तो वो भी एक क्या है, एक स्टेटस है। अगर मान लो 11 बजे इन दोनों में कोई अपडेट नहीं हुआ और ओरेकल इसका हेडर में अपडेट कुछ नहीं किया कि 11 बजे इन दोनों में कुछ नहीं हुआ है, तो इसमें डेटा होगा 10 बजे का, ऊपर में होगा 11 बजे का, डेटा फाइल इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो भले इन सारे डेटा फाइल में कुछ ओरेकल ना लिख रहा हो फिर भी हेडर को एक समान मेंटेन वो करेगा ही करेगा। और अलग अलग किस कंडीशन में हो सकता है। जब सारे ही डेटा फाइल में कंटेंट राइट हो रहा हो, जो रियल वर्ल्ड में होता है। रियल वर्ल्ड में अलग अलग टेबल स्पेस में होता है, जो आगे देखेंगे टेबल स्पेस, और अलग अलग टेबल स्पेस का डेटा फाइल अलग अलग होगा। तो हर एक में अलग अलग डेटा मिलेगा। जैसे मेरे यहाँ अगर हम चेक पॉइंट करते हैं, मैनुअल चेक पॉइंट करने का कमांड है अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट, अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट। क्या गलती है ना, तुरंत हो गया मेरे में। लेकिन वही बड़ा डेटाबेस में ये टाइम लेता है चेक पॉइंट चलने में, है ना, क्योंकि बफर से डेटा लाके डिस्क में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना बड़ा डेटाबेस चेक पॉइंट में उतना समय लगता है, और जैसे हम चेक पॉइंट किए होंगे सेम डिटेल अलर्ट लगना आ गया। सॉरी, स्विच लॉक कर लेते हैं, जब तक कुछ रहा नहीं होगा करने के लिए। अभी आप बताए थे कि ये हर 3 सेकंड में अपने आप करता है। हाँ, हर चेक पॉइंट नहीं करता है हर 3 सेकंड में, लॉग राइटर। अच्छा, लॉग फाइल। अच्छा। हाँ, लॉग राइटर लॉग बफर का डेटा हर 3 सेकंड में लॉग फाइल में राइट करते हैं। देखो हम जब मैनुअल स्विच करते हैं लॉग फाइल, देखो यहाँ पे स्विच हो गया, कैसे हुआ, LGWR स्विच हुआ। नोटिस कीजिए सीक्वेंस 7 है, ये हमेशा आगे बढ़ेगा। अगर स्विच करेंगे 8 होगा, और लॉग फाइल का नाम पे ध्यान दीजिएगा। हाँ? अभी रीडू लॉग 1 में स्विच हुआ है, सीक्वेंस 7 है। दोबारा स्विच कर रहे हैं, सीक्वेंस 8 हो गया, लॉग फाइल कहाँ गया, रीडू 2 में गया। फिर करते हैं, रीडू 3 में गया। अगला फिर से चेक पॉइंट नॉट कंप्लीट। अब क्या बोल रहा है, चेक पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, चेक पॉइंट वो दोबारा मैनुअल करेगा। फिर से वापस देखिए रीडू 1 में आ गया। अब फिर से यही साइकिल चलता रहेगा, है ना, दिख रहा है। और हम रीडू लॉग का नंबर भी बढ़ा सकते हैं ना, लॉग रीडू लॉग बढ़ा फाइल का। सकते हैं, हाँ। बहुत ज्यादा बिजी डेटाबेस है तो वहाँ पे रीड लॉक का संख्या भी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये लॉजिक है इसका। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे। अच्छा, प्रोसेस में सर्वर प्रोसेस हो गया था ना, स्टोरेज एरिया आज हम लोग को देखेंगे।
स्टोरेज आर्किटेक्चर। इसके अंदर एक्चुअल में कौन कौन सा डेटा फाइल है वो सब हम लोग देखेंगे, है ना, जो फिजिकली दिखता है। तो ओरेकल में जो सबसे मूलभूत इकाई है डेटा का, स्टोरेज का, ठीक है, उसको हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा इकाई है। जैसे इंसान का शरीर का सबसे छोटा इकाई या यूनिट क्या है, कोशिका है, सेल है। वैसे ही डेटाबेस में डेटा का जो सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट है वो ब्लॉक्स है। इसी से मिल मिल के डेटाबेस बना है। तो जब से सबसे छोटा ब्लॉक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्लॉक्स, इससे मिल के बनता है एक्सटेंट, एक्सटेंट से मिल के बनता है सेगमेंट्स, सेगमेंट से मिल के बनता है डेटा फाइल, डेटा फाइल से मिल के बनता है टेबल स्पेस, टेबल स्पेस से मिल के बनता है एक कंप्लीट डेटाबेस। ठीक है, ये वाला एकदम याद कर लीजिएगा कि सबसे छोटा चीज है ब्लॉक, ब्लॉक से मिल मिल के बनता है एक्सटेंट, एक्सटेंट से मिल मिल के बनता है सेगमेंट, सेगमेंट से मिल के बनता है डेटा फाइल, डेटा फाइल से मिल के बनता है टेबल स्पेस, और टेबल स्पेस से मिल के बनता है डेटाबेस। ठीक है, अब डेटा फाइल्स होता क्या है, टेम फाइल्स क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअल फाइल है जिसमें टीबी का डेटा होता है। ये दोनों एक्चुअल फाइल है जिसमें डीबी का डेटा होता है, और ये दोनों फिजिकल फाइल है ना, एक्चुअल फिजिकल फाइल है, मतलब ये हमको दिखेगा सर्वर में, है ना। इसका डिटेल कहाँ से निकल सकता है, डेटा फाइल का डिटेल निकल सकता है $v डेटा फाइल से, और टेम फाइल का निकल सकता है $v टेम फाइल से। अगर हमको देखना है मेरा डेटाबेस का डेटा फाइल्स कहाँ पर है, इन दोनों व्यू से हम डिटेल निकाल सकते हैं। डिस्क्राइब करते हैं। इतना सारा कॉलम है जिसमें पहला होता है फाइल नंबर, सेलेक्ट फाइल नंबर, ये फाइल कब बना था, क्रिएशन टाइम, फाइल का क्या नाम है और क्या साइज है। तो ओरेकल बाय डिफॉल्ट जो सेव करता है बाइट्स में सेव करता है, इसको हम लोग को केबी एमबी में कन्वर्ट करना रहता है अपने हिसाब से। फिलहाल ऐसे ही चलाते हैं। सही से प्रिंट नहीं आया, लाइन सेट कर लेते हैं, और नेम बड़ा है ना, नेम, ये देखिए इतना सारा डेटा फाइल है। इसके ये पाथ दिखा रहा है पूरा, किस पाथ में है ना। अगर हम इस पाथ में जाकर देखेंगे तो एक्चुअल में बहुत सारा फाइल दिखेगा। सिस्टम है यहाँ पे, सिसॉक्स यहीं पे है, अंडू यहाँ पे है, यूजर्स यहाँ पे है ना। ये सारा डेटाबेस का फाइल है जो देखिए एक्चुअल में सर्वर में। ठीक है, आप लोगों को यहाँ और भी डेटा फाइल दिख रहा होगा, तो ये सब भी फिजिकल फाइल है। तो मेरा एक्चुअल डेटाबेस यही है, ये मेरा डेटाबेस है। लेकिन हम इस फाइल्स को डायरेक्टली खोल के अपना कंटेंट तो नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इसको पढ़ने के लिए ही एक इंजन चाहिए, जो है डेटाबेस का इंस्टेंस, है ना, जो पीछे में चल रहा है सर्वर में। तो हम जो भी क्वेरी चला रहे हैं वो इंस्टेंस में चल रहा है, वो इन्हीं फाइल्स पे जाके पढ़ के इसी से डेटा ला कर या इसी में डेटा वो सेव करता है। ठीक है, इन सारे फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज दिखा रहा है बाइट्स में। हम चाहते हैं कि नहीं ये एमबी में दिखाए या केबी में दिखाए, तो अपने हिसाब से मैथमेटिक्स लगा सकते हैं जो हम लोग सीखे थे वहाँ पे। जैसे हमको बाइट्स कॉलम में इसको कन्वर्ट करना है एमबी में, तो भागा देना पड़ेगा, है ना। 2 बार बाइट्स, 1024 हाँ, से। बाइट से केबी में जाना है
तो 1024 से भागा देंगे तो केबी में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि 1 केबी में 1024 बाइट्स होता है। तो 1024 से भाग देंगे तो केबी में कन्वर्ट होगा। एमबी में जाना है, फिर से 1024 से भाग देंगे तो एमबी में कन्वर्ट होगा। अब जो प्रिंट होगा वो साइज एमबी में दिखाएगा। है ना, 810 MB दिखा रहा है। वैलिडेट कर लेते हैं क्या सही में है। तो हाँ, ओएस में भी उसी के आसपास दिखा रहा है, मतलब हाँ सही साइज दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग ऐसा आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, कॉलम एलियासिंग कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसका, हम चाहते हैं ये ऐसा प्रिंट हो, साइज एमबी। एलियासिंग कर दिए तो अच्छे से प्रिंट होगा साइज में। समझ में आएगा ना ये वैल्यू किस में है, के बी एम बी जी बी क्या है। तो मैं एलियासिंग कर दी। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्वेरी पे पहले फोकस किए। है ना, क्योंकि अभी हम वो क्वेरी अगर नहीं पढ़े रहते, सीधा अगर हम ये सब चलाते तो पता नहीं चलता हम ऐसा क्यों चला रहे हैं। इसीलिए सीक्वल इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे डेटा फाइल देख सकते हैं। टेम्प फाइल का क्या व्यू है, $टेम्प फाइल। इसमें भी वही सब कॉलम मिलेगा। फाइल नंबर लेते हैं, फाइल हैश, कब बना है, क्रिएशन टाइम, और इसका नाम होगा, नेम वाला कहीं पे, ये नेम। और इसे साइज के लिए बाइट्स नाम का कॉलम है, इसमें भी सेम भागा लगा देते हैं। है ना? एक ही टेम्प फाइल जो 32 MB का। ठीक है। ये टेम्पररी फाइल होता है जिसमें जो बताए, जब ऑर्डर बाई वगैरह यूज करते हैं तो इसके अंदर टेम्पररी बेसिस के लिए रहता है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग डेटाबेस का फाइल्स को फिजिकली उसका लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है। ये तो एक हुआ डेटा फाइल। और भी इसके अलावा फिजिकल फाइल्स होता है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल में क्या होता है, इसके अंदर डीबी का मेटा डेटा होता है। कुछ पता है मेटा डेटा क्या होता है? डेटा का डेटा जितना को मेटा डेटा बोलते हैं। वो है। है ना। डेटा का डेटा को मेटा डेटा बोलते हैं। जैसे एक रजिस्टर में इंफॉर्मेशन का डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन टेबल, एक रजिस्टर में स्टूडेंट्स का डिटेल है। करेक्ट। मान लो क्लास 10 का रजिस्टर है, उसमें क्लास 10 का स्टूडेंट्स का डिटेल, रोल नंबर, नाम, फोन नंबर, ठीक। लेकिन एक लाइब्रेरी में एक रजिस्टर है जिसमें टोटल 1 से लेकर 10 तक कितना रजिस्टर मेंटेन होता है उसका डिटेल है। ठीक। एक तीसरा रजिस्टर प्रिंसिपल के पास है जिसमें ये रजिस्टर है, उस रजिस्टर में ये डिटेल है कि टोटल कितना क्लास है, हर क्लास में आज तक कितना रजिस्टर मेंटेन हुआ है। यानी समझ रहे हैं गहराई। डेटा है पहले रजिस्टर में, फिर उस डेटा का ऊपर भी एक डेटा है, उस डेटा का भी डिटेल्स किसी और रजिस्टर में लिखा हुआ है। यानी डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। वही है कंट्रोल फाइल। यानी कितना डेटा फाइल है, कितना टेम्प फाइल है डेटाबेस में, कितना रीड लॉग फाइल है डेटाबेस में। ठीक है। ये सारा डिटेल्स कंट्रोल फाइल को पता होता है। ठीक है। तो इसको हम नीचे लाइन में करते हैं क्योंकि अच्छा रहेगा। यहाँ डालते हैं। है ना। कितना डेटा फाइल है, टेम्प फाइल है, रीडू लॉग्स है ना, कहाँ पर है, क्या साइज है, एक्सेट्रा। ये सारा डिटेल कंट्रोल फाइल को पता होता है। ठीक है। इसीलिए देखिए हम लोग को उस पाथ में कंट्रोल नाम का कुछ दिख रहा था, है ना, दो तो फाइल। ये वही कंट्रोल फाइल है। कंट्रोल फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .ctl होता है बाय डिफॉल्ट। डेटाबेस का जितना फाइल होगा उसका एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट dbf होगा। रीडू लॉग का एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट .log होता है। ठीक है।
कैसे पता चलेगा कंट्रोल फाइल कहाँ है? ये तो हम गलती से इस लोकेशन में एलएसएल तैयार किए तो दिख गया। एक्चुअल में कैसे देखेंगे? तो सो शो पैरामीटर। शो पैरामीटर कंट्रोल फाइल लिखेंगे तो दिखा देगा। यहाँ लोकेशन लिखा हुआ आता है, ये एक फाइल है, कॉमा दो फाइल। ठीक है। ओरेकल थोड़ा सा स्मार्ट है। अगर जैसे हमको नहीं पता है कि एग्जैक्ट ये इसका क्या नाम है, तुमको बस इतना याद आ रहा है कि कुछ कंट्रोल करके कुछ होता है, तो बस इतना लिख के इंटर मारो, उससे मिलता जुलता जितना आएगा वो दिखा देगा ना। तो कंट्रोल से मिलता जुलता जितना पैरामीटर है वो दिखा दिया। ठीक है। अब सवाल आता है, कंट्रोल फाइल के अंदर तो बस यही डेटा है, तो मल्टीपल कंट्रोल फाइल्स क्यों है, एक क्यों नहीं? ये आ रहा डाउट? एक ही डेटाबेस के बैकअप या लिए रिकवरी के लिए। एक ही डेटाबेस के लिए मल्टीपल कंट्रोल फाइल क्यों नहीं? और कमाल का बात देखो, दोनों का साइज सेम है। करेक्ट। तो दो का क्यों जरूरत पड़ा, एक से क्यों नहीं काम बनेगा? एनी गेस? एक क्रैश कर जाए तो रिकवर या के लिए। डिलीट हो जाए तो दूसरा फाइल रहे। हाँ, इसको मिररिंग बोलते हैं। लेकिन भैया यूजुअली कंट्रोल फाइल रिकवर के लिए जो रहता है वो शायद अलग अलग लोकेशन पे रखते हैं ना। करेक्ट। मिररिंग जब भी करते हैं तो अलग अलग लोकेशन में करते हैं। क्योंकि ये मेरा लैब सेटअप है, मेरे पास एक ही लोकेशन था, इसलिए सब चीज एक ही जगह है। रियल वर्ल्ड में ये अलग अलग पाथ पे मिलेगा। क्यों अलग अलग पाथ पे रहेगा? अगर इस वाले भैया लोकेशन का, हाँ, ये तो हम लोग सेट ही नहीं किए थे कि कहाँ रहेगा, तो ये तो दोनों एक ही जगह पे, इसको सेट करना पड़ता होगा ना। हाँ, ये इंस्टॉल करते समय ये सारा चीज सेट होता है। याद है जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे ग्राफिक्स वाले में, लास्ट में एक समरी वाला पेज आया था जिसमें बता रहे थे कि ये देखो यहाँ 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 फाइल बनेगा, है ना? तो हम हाँ। लोग वहीं पे चेंज कर सकते हैं कौन सा फाइल कहाँ बनेगा, वो हमारे कंट्रोल में रहता है। तो वहां पर क्या दो बनाने का या तीन बनाने का ऑप्शन रहता है? हाँ, हमारे रहता है। वहाँ दो क्या, तुम तीन बना सकता है, चार बना सकता है, एक बना सकता है, मेरे हाथ में है ये। है ना? तो हम लोग इसका करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग, दो है ना, हम लोग इसमें तीसरा भी ऐड करेंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे तो दिखाएंगे। ठीक। ठीक है। उस लॉजिक से मेरे को ये बताओ, ये खाली देख के बताना कि क्या रेडियो लॉक का भी मल्टीप्लेक्सिंग किया हुआ है कि नहीं। देख के बताओ। नहीं। नहीं किया हुआ। नहीं भी, ये रेडुलर का मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, ये अलग अलग ये है रेडुलर। हाँ, ये तीन अलग अलग रेडियो लॉक फाइल है। मिनिमम डेटाबेस में दो रीड लॉक चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट तीन आता है, जब डीबी इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट तीन आता है। ठीक है। तो इसका भी मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग देखेंगे कैसे होता है ना? इन दोनों का मल्टीप्लेक्सिंग करना ही करना है। किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में मल्टीप्लेक्सिंग इन दोनों का मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा अगर डीबी क्रैश हो गया तो अप करते समय, और ये रोल अदा करेगा डीबी स्टार्ट करेंगे तो कहाँ कहाँ डेटा फाइल है वो ढूंढने में। दोनों में से कोई भी एक अगर करप्ट कर गया तो मेरा डीबी अब हो ही नहीं सकता। है ना? इसीलिए इन दोनों को बहुत सेफ रखना होता है, तो दोनों का मिरर कॉपी बना के रखते हैं। मिरर कॉपी से क्या होता है, सेम टाइम में दोनों जगह राइट होता है। अगर ये करप्ट हो गया तो इससे काम चलेगा, ये करप्ट हो गया तो इससे काम चलेगा। इसीलिए मल्टीप्लेक्स या मिररिंग करते हैं हम। दोनों का मतलब एक ही है, मल्टीप्लेक्स करना है, मिरर करना। है ना? तो हम्म। कंट्रोल फाइल कैसे देखते हैं, शो पैरामीटर कंट्रोल या कंट्रोल फाइल लिखेंगे तो दिखा देता है कहाँ कहाँ पे है। और कंट्रोल फाइल के अंदर क्या है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, कितना फाइल है, कितना टेम फाइल है, कितना रीड लॉग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब रीड लॉग फाइल्स में क्या है, तो लॉग, बफर, मेमोरी में जो है
उसका डेटा इसमें सेव होता है। ठीक है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर फाइल है। बोलने का मतलब इस फोटो में अच्छा से दिखेगा। एक रीडू बफर कैसे तो सर्कुलर है ही, मतलब ये बार बार यूज होता है। ये रीडू लॉग फाइल जो है ये भी ऐसा होता है सर्कुलर फॉर्म में। पहले इसमें लिख रहा था, ये भरेगा इसमें लिखेगा, ये भरेगा इसमें लिखेगा। जब खत्म हो गया कहीं जगह नहीं है, वापस इसमें लिखेगा। उसके पहले इन तीनों का कंटेंट को ये क्या करेगा, हटा देगा अपने में से। ठीक। अब होता क्या है, अगर मेरा डेटाबेस अर्काइव मोड में है, तब एक और प्रोसेस दिखेगा, अर्काइवर प्रोसेस। वो क्या करेगा, रीडू लॉग फाइल का डेटा को एक अलग फाइल, अर्काइव्ड रीडू लॉग फाइल में लिखेगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, अगर इस डेटाबेस को हमको किसी और सर्वर में रिस्टोर करना है, किसी और सर्वर में रिस्टोर करना है, तो वहां पे रिस्टोरेशन में ये आर्काइव लॉग हेल्प करेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन का डिटेल्स इन्हीं फाइल्स में होता है। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब रीडू लॉग फाइल कैसे दिखेगा, ये भी सर्कुलर होता है ना। मतलब हर साइकिल कंप्ली कंप्लीशन पे ये भी ओवरराइट हो जाता है ना। तो दो केस है, अगर डीबी archive मोड में है तो ओवरराइट होने के पहले क्या होगा, इसका डेटा archive लॉग में राइट होगा। अगर डीबी archive मोड में नहीं है तो डेटा डायरेक्ट ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस डीबी को हम किसी और सर्वर में रिस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि रिकवरी करने के लिए archive लॉग होगा ही नहीं, है ना। तो आमतौर पे जितना भी टेस्ट सर्वर होता है वो सब archive मोड में नहीं मिलता है ना। जितना प्रोडक्शन क्रिटिकल सर्वर होता है वो सब archive मोड में रहता है। ठीक है, चेक कैसे करेंगे डेटाबेस archive मोड में है कि नहीं, कोई कमांड, तो archive लॉग लॉग लिस्ट। लिस्ट इंटर मारेंगे तो दिखाता है डेटाबेस का लॉग मोड, तो नो archive मोड में है। और लोकेशन दिखाता है कि archive मोड में अगर होता तो किस पाथ में archive बनता, तो इस पाथ में archive बनता। मेरा डेटाबेस archive मोड में नहीं है तो पॉसिबली यहाँ पे archives नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं है, ये फोल्डर ही नहीं है। ठीक है ना, ये लॉजिक है। अब दूसरा चीज, हम तो पढ़े रीड लॉग्स, तो जैसे हम लोग अभी तक सारे का लोकेशन देखते आए हैं, पता कैसे चलेगा रीड लॉग्स कहाँ है। उसका एक व्यू है $log फाइल। ठीक है, तो रीडू जो आता है ना, जैसे फाइल का नंबर होता है, रीडू का ग्रुप होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर है, फिर इसका टाइप ले लेते हैं, टाइप से पता चलेगा कि वो रीडू लॉग कैसा है और उसका मेंबर्स कौन कौन। तो मेरे पास 3 रीडू ग्रुप है, ये 3 फाइल है। ठीक है, अब इन ग्रुप नंबर और मेंबर का लॉजिक बताते हैं कि यहाँ पर वो फाइल हैश और नेम क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल मेंबर क्रिएट किया जा सकता है।
तो रीडू लॉग का मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 3 नंबर ग्रुप है, इसमें एक और मेंबर ऐड कर देते हैं, तो वो 3 में ही 2 फाइल दिखेगा, उसी जगह से 2 में 2 फाइल दिखेगा, 1 में 2 फाइल दिखेगा। तो रीडू का मल्टीप्लेक्सिंग वैसे होता है। ठीक है। दूसरा चीज, फायदा भैया? यहाँ पर फायदा वही है ना, डेटा लॉस से बचने के लिए। अगर एक वाला फाइल करप्ट हो गया तो दूसरा वाला तो बचेगा। एक टाइम पे दोनों का करप्ट होने का पॉसिबिलिटी कम है ना, अगर दोनों का लोकेशन अलग अलग है तो। जैसे तुम्हारा तुम्हारा लैपटॉप में जो डेटा है, तुम बीच बीच में उस डेटा को अपना हार्ड डिस्क में भी रखता है, ताकि कल चल के लैपटॉप में या किसी एक जगह वो डेटा खराब हो सकता है, दोनों जगह खराब होने का संभावना तो कम है ना, हाँ। है ना। उस टाइप से वहां मारुति में चेक करना, आर्काइव भी 2 जगह सेव होता है, हाँ वो क्योंकि रहता है चेक लोकेशन। आर्काइव का 2 अमाउंट कभी कभी पॉइंट है। ऐसा भी रहता है कि लोकेशन कुछ और रहता है और जाता कहीं और है। हाँ, तो आर्काइव का भी मल्टीप्लेक्सिंग होता है। जैसे यहाँ पर आर्काइव का एक लोकेशन दिख रहा है, हम लोग 2 लोकेशन पर आर्काइव सेव करते हैं, क्योंकि आर्काइव भी इंपॉर्टेंट चीज है, रिकवरी के लिए चाहिए, रिस्टोरेशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग वाले में तीनों को देखेंगे कैसे मल्टीप्लेक्स होता है। फिलहाल इतना क्लियर है, डेटा फाइल, टेम फाइल, कंट्रोल फाइल, वीडियो लॉग फाइल। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। एक बार टेम फाइल नहीं फिर से भैया। बता दीजिए, एक्सप्लेन कर। ठीक है, टेम फाइल नाम ही काफी है, टेम्पररी फाइल है। ठीक है, जैसे अभी हम सिंपल ये क्वेरी चलाए तो रिजल्ट कुछ ऐसा आया, लेकिन जैसे ही हम इसमें ऑर्डर बाय लगाएंगे, डेटाबेस में कुछ ऐसा सेव है इसीलिए ऐसा दिखाया, लेकिन हम इस ऑर्डर को बदल रहे हैं, हम चाहते हैं नहीं ग्रुप में ऑर्डर लगे, तो 1 2 3 में दिख रहा है। डेटाबेस में तो ऐसा डेटा सेव नहीं था ना, हम फोर्सफुली ऐसा देखना चाह रहे हैं। तो ये हम्म। ऑर्डर बाय, ये जो रीस्ट्रक्चर हुआ है डेटा का, वो टेम्प में जाके होता है। इस केस में ओरेकल क्या कर रहा है, ओरेकल तो यही डेटा फेच कर रहा है, इसको पहले वो एक टेम्परेरी लोकेशन में पेस्ट किया, फिर वो देखा कि तुम क्या मांगा है। तुम मांगा है ग्रुप में ऑर्डर बाय लगाना है, तो वो क्या करेगा, फिर वहां से पढ़ पढ़ के वो देखेगा, अच्छा एक एक को पहले दिखाना था, एक को पहले दिखाया, फिर 2 को, फिर 3 को। इस काम के लिए टेम्प टेबल स्पेस यूज होता है। तो कोई अगर हमसे पूछा व्हाट इज टेम फाइल तो उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? टेम्प इज टेम्पररी डेटा फाइल दैट इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग पर्पस और इंडेक्स क्रिएशन। इंडेक्स क्रिएशन भी टेम में वो एक होता है? टेम्परेरी लोकेशन है। हाँ, नोटिस करो, किताब का जो इंडेक्स होता है उसमें ऐसा होता है कि चैप्टर 5 के बाद 10 है या 10 के बाद 8 है, वो भी एक नहीं। सीक्वेंस में होता है ना। हम्म। जहां भी सीक्वेंस का जिक्र आएगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ होना है, वहां पे टेम्प का रोल है। वहां पे एक मीडिएटर लोकेशन चाहिए जहां से कोई चीज एक सीक्वेंस में हो, वहां टेम्प का रोल आएगा, ओके। है ना। और इसके अलावा कोई डाउट अभी तक? तो टेम्पोररी लोकेशन जो रहता है उसको टेम्पोररी फाइल बोलेंगे या क्या बोलते हैं? वो एक टेबल स्पेस होता है, फाइल तो नहीं अच्छा। बोलेंगे। ठीक है, टेबल स्पेस तो उसके बोलते हैं, अंदर। टेम्पररी टेबल स्पेस, उसके अंदर फाइल होता ओके। है ना। तो ये जो चेंज होता है वो फाइल के अंदर होता है या बस टेबल स्पेस के अंदर नया फाइल बना के उसमें होता है? टेबल स्पेस के अंदर जितना भी फाइल होगा वो सारे में चेंज होता है। एक टेबल स्पेस के अंदर एक से ज्यादा फाइल हो सकता है, हम्म। क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो जैसा क्या बताएं, मल्टीपल डेटा फाइल से मिलकर टेबल स्पेस, यानी एक टेबल स्पेस में एक से ज्यादा डेटा फाइल हो सकता है। हम्म। ठीक, ठीक है। इसलिए तो जितना बार सॉर्टिंग करेगा उतना बार नया फाइल बनाएगा या पुराना ही फाइल नहीं, होगा, ये पूछ उसी रहे में हैं। उसी पुराना फाइल में बनाया क्यों बनाएगा। उसी में। हाँ, उस फाइल का अपना एक साइज होता है ना, हम्म। जिसमें ओरेकल में मैक्सिमम डेटा फाइल का साइज 32 GB तक जा सकता है। ठीक है।